ये हमने जी का फॉर्मेट एक ही पढ़ा था, जी इंटू 1 माइनस एच बाय आर। इसमें एच हमेशा ही आर से छोटी रहती है और एच हमेशा रेडियल डायरेक्शन में मेजर होती है, ऑलवेज फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ मेजर होती है। मतलब ऐसा ना हो जाए कि बोला एक अर्थ की कॉर्ड के अलावा हमने एक टनल बना दी और उस पर बॉल छोड़ दी, बॉल यहाँ आ गई, बोले सर देखो टैप, ये डेप्थ नहीं है बिकॉज इट इज नॉट रेडियल। आप उस जगह का सेंटर से उस पॉइंट को ज्वाइन करो, ये है डेप्थ। नहीं समझ पाए? करेंगे, क्वेश्चन आएगा। अभी ये डांस करने वाले तो उसका टाइम पीरियड निकालना है ना, ये निकलेगी दूसरे भाग इधर से डालो, निकल गई यहाँ हले ना रखिए केक चुल्ली, ऐसा नहीं होगा। वो यहाँ आके रुकेगी और फिर वापस पीछे जाएगी, तो उसका टाइम पीरियड निकालना है, क्यों पीछे जाएगी वो सब रीजन देखते हैं। और डेप्थ का मीनिंग ध्यान रखना, एच हमेशा फ्रॉम सरफेस ली जाती है और अलोंग रेडियल लाइन ली जाती है ऑलवेज, ठीक। तो ये डायरेक्ट लिख दो आंसर। टी डेज जो होगा वो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इंटू 1 माइनस एच बाय आर होगा, और डेल्टा टी अपॉन टी का जो आंसर आएगा 1 के साथ जो कुछ लिखा उसके अपॉन में, अरे वो नहीं बोलो, उसके अपॉन में 2 लगा दो ना। यहाँ पर 2h बाय आर के अपॉन में 2 आया था, 2 कट गया था, नहीं आई। अब यहाँ h बाय आर है तो अपॉन में 2 बचेगा ना, और परसेंटेज चेंज चाहिए होगा तो इंटू 100। वैसे सही तरीका देखा जाए तो यहाँ पे माइनस साइन भी लगाओ, नहीं मत लगाओ, सॉरी, अरे नहीं गलती हो गई मेरे से, टाइम पीरियड बढ़ेगा, अरे घट नहीं रहा टाइम पीरियड। तो डेप्थ पे लेके जाओ या हाइट पे लेके जाओ, जी क्या होने वाली है, डिक्रीज, जी डिक्रीज होगी तो टाइम पीरियड इंक्रीज, तो ये प्लस में रहेगा। फाइनल टाइम पीरियड माइनस इनिशियल टाइम पीरियड विल बी पॉजिटिव क्वांटिटी। हाँ सेम सेंटेंस लिख दो, हाइट की बजाय डेप्थ, जो पिछला सेंटेंस लिखा ना वही सेंटेंस लिखो फिर से नए केस नंबर डाल के। केस नंबर 5, if the body is taken to a depth h from the surface of earth, if the body is taken to a depth h from the surface of earth, if the pendulum, sorry, if the pendulum is taken to a depth h from the surface of earth, तो दोनों ही सूरतों में हमारी घड़ी स्लो चलेगी। वॉच स्लो डाउन, दोनों ही सूरतों में वॉच अगर स्लो चलेगी तो टाइम लैग होगा, और टाइम लैग की वैल्यू, टाइम लैग डेल्टा टी हमेशा इस वाले में h बाय 2r इंटू टी, जितने दिन के लिए जितने घंटे के लिए टाइम लैग पूछ रहे होंगे, और यहाँ वाले में अगेन यहाँ पे भी वॉच स्लो हो गई है और टाइम लैग हुआ है। टाइम लैग का आंसर h बाय r इंटू टी। इसलिए जो माउंटेनियर्स होते हैं, पर्वतारोही लोग, वो अपने साथ पेंडुलम वाली घड़ी नहीं रखते, वो अपने साथ स्प्रिंग पेंडुलम वाली घड़ी रखते हैं, क्योंकि स्प्रिंग का टाइम पीरियड अपन डिराइव करेंगे तो वो जी पे डिपेंडेंट नहीं आएगा, वो आएगा 2√m/k स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ, उसमें जी पे डिपेंडेंसी नहीं होती। तो इस कारण सारे पर्वतारोही अपने साथ कौन सी घड़ी रखते हैं, स्प्रिंग पेंडुलम की, ताकि घड़ी समय सही बताए। अगर इसकी लेके जाते तो गड़बड़ हो जाती उनके साथ। अब
अपनी सही पोजीशन सही समय पे कभी बता ही नहीं पाते। अरे हटाओ, ये कौन सा था केस नंबर 5। पेंडुलम केस नंबर 6। चार्ज पेंडुलम उसके बॉब को चार्ज दे दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड ई में डाली दी। अब ई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉब्लम में होते ही देगा। इस बॉब के पास अब चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड लगा देगा या फिर वर्टिकली डाउनवर्ड लगा देगा या फिर हॉरिजॉन्टल लगा देगा। तो तब भी टेंशन तो आएगा। अब बस फर्क इतना है, प्लस चार्ज को फील्ड में, फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, F इक्वल टू QE। तो ऊपर की तरफ एक QE आएगा तो डाउनवर्ड रिजल्टेंट फोर्स mg माइनस QE हो जाएगा। यहाँ पर डाउनवर्ड रिजल्टेंट फोर्स mg प्लस QE हो जाएगा। अरे होगा, यहाँ पर QE इधर लगेगा तो mg उसके परपेंडिकुलर होगा तो रिजल्टेंट फोर्स अंडर रूट ऑफ mg स्क्वायर प्लस QE स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर इफेक्टिव ग्रेविटी हो गई G माइनस QE बाय M। अरे ये इफेक्टिव ग्रेविटी आई, G इफेक्टिव, यानी ग्रेविटी घट गई। यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो G इफेक्टिव। G इफेक्टिव विल बी G प्लस QE बाय M। यहाँ पर M स्क्वायर रूट के बाहर भेजा तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ G स्क्वायर प्लस QE बाय M का। तो दिस विल बी द इफेक्टिव ग्रेविटी। अरे चल बे, तो अब इस इफेक्टिव ग्रेविटी के साथ न्यू टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G इफेक्टिव। यहाँ पर न्यू टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G इफेक्टिव। यहाँ का टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G इफेक्टिव रूट के अंदर रूट होगा। अरे चौल भाई, बस अब ध्यान रखना प्रॉब्लम में यूं नहीं बोलना कि हाँ सर यहाँ G घट गई तो टाइम पीरियड बढ़ गया तो बड़ी स्लो हो गई। जरूरी नहीं, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम में चार्ज नेगेटिव हो, पर फिर उसका आंसर अलग याद करेंगे क्या? नहीं, आंसर तो हम ये तीन ही ध्यान रख रहे हैं। बस याद ये करो कि Q की वैल्यू साइन के साथ रखना, तीनों में ही Q की वैल्यू आपकी प्रॉब्लम में जो साइन दिया होगा वो लगाना। अगर नेगेटिव दिया होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या तेरे फॉर्मूले तीन ही रख रहे हैं, बस Q का वैल्यू हमेशा साइन के साथ लगाना है, ऐसा नीचे लिख दियो। बेटा प्लस होगी गारंटेड क्वांटिटी, तो यानी डिनोमिनेटर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो फ्रैक्शन बढ़ रहा है, टाइम पीरियड घट रहा है, नहीं घड़ी फास्ट है। घड़ी फास्ट चल रही है मतलब टाइम लीड हो रहा है। कोई दिक्कत?
अगर ये Q पॉजिटिव है तो यहाँ पे टाइम पीरियड यहाँ पे बढ़ रहा है तो घड़ी स्लो चल, Q पॉजिटिव है तो टाइम पीरियड घट रहा है, घड़ी फास्ट चल रही है। इन दोनों केस में फास्ट, इस केस में स्लो। और यही सब आंसर पलट जाएंगे अगर Q का साइन गलत है, तब भी थर्ड केस में चेंज नहीं होगा। ये सब समझाने होती है, फटाफट लिखते जा रहा हूँ, कॉपी में लिखा होना चाहिए तो लिख दो। और अगर हैप्पी बर्थडे हो जाए, सॉरी मतलब गिर गई फ्री फॉल, ऊपर से रस्सी काट दी किसने ली, फ्री फॉल, टाटा बाय बाय।
ए जी हो लिया तो टी इनफाइनाइट हो गया। कैन एनीवन से मी व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? टी इनफाइनाइट हो जाने का अर्थ क्या होगा? जो टी हम लोग लेते हैं वो पीरियोडिक मोशन का हो जाता है। इसमें तो क्योंकि मोशन पूरा टाइम नीचे ही हो रहा है, वो वापस अपने पोजीशन पे आ ही नहीं रहा, इसलिए रिस्टोरिंग फोर्स नहीं। टी तो हम लोग तो मतलब अभी पेंडुलम किस पोजीशन पे? सर उसके मैक्सिमम पोजीशन पे जाके उस स्टिक हो जाएगा ना ऊपर, क्योंकि फोर्स से लग रहा है बॉब ऐसे जाके ऊपर रुक जाए। मतलब अभी हॉरिजॉन्टल डायग्राम के लिए हॉरिजॉन्टली हो जाएगा बस। हो जाएगा ही हो जाएगा ना। अब वापस लौट के आपसे चलो इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं, सब केसेस को सब आपके हो चुके ले। यहाँ एक सब के जैसे अलग से बनाने की बजाय इसी में सब बना लो, चलता है। अरे हमारा एलिवेटर से जा रहा है। अरे कार के नाम से क्वेश्चन आएगा पर इसी में लिखते हैं। सुडो बेटा में कौन पढ़ चुके हैं? अगर नहीं याद आया तो फटाफट सुडो कोड दबा के कर दिया। सुडो कोड दबा रखा है अपोजिट डायरेक्शन अंदर पार्ट। चलो एफ से थोड़ी कहानी बदलेगी, रहेगा अभी पेंडुलम के अंदर ही, पर कहानी में थोड़ा ट्विस्ट होगा। वो तो लिया सादा सादा हो गया। जिंदगी में किसी का होना बहुत जरूरी होता है। जब कोई होता है ओ क्या, मैंने तो सिर्फ तीसरा बोला, मैंने शेर पूरा कर दिया। आई सेड जब कोई होता है तो वो बोला तब कुछ कुछ होता है। ये बोला क्या?
कब लोग हुआ है बेटा? अच्छा, मुझे तो पहली बार छठी क्लास में हुआ था। पहली बार मैथ में आनंद आने लगा था मुझे। मैथ से मेरा रुचि बढ़ गई थी पढ़ने की। आंबेडकर मैडम आई थी, नई वाली, वो पढ़ाती थी मैथ। अरे क्या पढ़ाया था उसने। जस्ट फ्रेश पास आउट थी एमएससी से। छठी क्लास के बाद 8वीं तक पढ़ाती रही है। मेरा मैथ मेरा बहुत शौक। वो उसको मैथ नहीं बोलते कि 2.3 को 4.5 मैथ कहते कैलकुलस। मैथ कहते होता मैथ कहते माइनर थ्योरम, प्रोबेबिलिटी वो होता है मैथ। रिजेक्ट कर देगा आपने 24.2 को मल्टीप्लाई करो। आपका कैलकुलस स्ट्रांग होना चाहिए। जितना आप जब भी देखो कहीं भी कैलकुलस लगता है तो वो कितने बखूबी लेके जाते हैं। यहाँ से थोड़ा सा बदलेंगे, थोड़ा अभी का सारे केसेस में ये जो है ना, ये पॉइंट मार्क अब लेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड मास। वो दिक्कत तो सेट का हेडिंग दो, पेंडुलम विथ डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। पेंडुलम विथ डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम, ब्रैकेट में उसका दूसरा नाम, कुछ बुक्स में इसका नाम मिलेगा हमें फिजिकल पेंडुलम, फिर ब्रैकेट लगा के तीसरा नाम, कुछ बुक्स में इसका नाम मिलेगा हमें कंपाउंड पेंडुलम। तो फिजिकल पेंडुलम बोलो या कंपाउंड पेंडुलम बोलो, सब अल्टीमेटली है क्या? डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम, पॉइंट मास नहीं। कोई दिक्कत? तो आओ इसका कॉन्सेप्ट तैयार कर ले। बार बार हाथ न्यूमेरिकल में सॉल्व नहीं करते बनेंगे, टार्क लगा फिर वापस सॉल्व कर रहे हैं। एक जनरल मेथड बना लेते हैं। मान लो ये एक लेमिना है, कोई रिजिड बॉडी है, मान लिया। मान लो इस रिजिड बॉडी को यहां कील ठोक दी है, पाइवट कर दिया है। पाइवट पॉइंट। घर पे कई बार दीवार पे खूंटी लगी होती है, उसपे कई बार तो कुछ ऐसी चीजें टांगाते हो जो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मास है।
मतलब आड़े जैसे कुछ चीजें टंगाते हो ना कभी कभी, तो कोई भी चीज जब टंगाते हो स्कूटी पर, अगर कुछ मान लो हैवी मास इधर है, तो वापस झूल के अपने आप को ऐसी पोजीशन पे लाता है इक्विलिब्रियम में कि उसका सेंटर ऑफ मास ठीक उसके ठीक नीचे आ जाए। कभी चेक किया घर पे ऐसी कोई चीज लटका के देखी है? जैसे तुम्हारा वो कई बार वो बैडमिंटन जो होता है ना, उसको खुट्टी में लटकाते ना दीवार पे, तो नहीं लटकाते, तो उसको पकड़ के कभी ऐसा हिला देना, तो वो अपने आप फिर से क्या करेगा, आएगा उसके सेंटर ऑफ मास को स्कूटी के जस्ट नीचे लेकर आएगा, वहां रुकेगा। कोई आड़े चीज भी लेना, कोई बेकार थी कोई चीज पर्टिकुलर, जिसको आप ऐसे काम से वहां पर स्कूटी में ले आए, कुछ तरफ हैवी हो कुछ तरफ लाइटर हो, ऐसी बॉडी को भी लटकाना, तो उसमें भी चेक करना वो अपने आप को कैसे भी अलाइन करेगी सेंटर ऑफ मास को उस खुट्टे के ठीक नीचे लेकर आएगी, ताकि फिर और कोई रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड ना। अगर सेंटर ऑफ मास उसकी खुटी मतलब उस पाइवट से नीचे नहीं है, ठीक कहीं तिरछा है, जैसे अभी अगर ये बॉडी लटकी हुई ऐसी थी, इक्विलिब्रियम में है, तो 100% वो तभी होगी जब उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास इससे नीचे कहीं हो। अदरवाइज अगर मान लो आपने इसको ऐसा लटकाया है कि सेंटर ऑफ मास ऊपर है, हेवी बॉडी ऊपर होगी, तो फिर से वो घूमकर नीचे आती और इसको सीधा कर तो मान लो कि पाइवट और सेंटर ऑफ मास के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है, डिस्टेंस बिटवीन पाइवट एंड सेंटर ऑफ मास इज r। सपोज कर लिया, ये हर न्यूमेरिकल में चेंज होगा। जैसे वर्मा जी का क्वेश्चन मिलेगा, कान का बाला, एक लड़की का चेहरा बनाया उन्होंने, तो उसमें कान की बाली दी गई है और बोल रहे हैं कि कान की बाली को हिला दिया, तो ऑसिलेट करती है, फाइंड द टाइम पीरियड। करती ना, तो वही प्रॉब्लम तो हो गया ना, डिस्ट्रीब्यूटेड मास है ना वो, नॉट अ पॉइंट मास। तो कैसे करेंगे बताओ, पाइवट और सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस कितना है वो बाली में, ईयर रिंग में, r के बराबर। पाइवट है उसकी सर्कमफेरेंस पे और सेंटर ऑफ मास बीच में हवा में, तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना हुआ r। जब नहीं हिल रही है बाली तो वो सेंटर ऑफ मास ठीक उस पाइवट के नीचे है, पर जब हिलने के लिए बाली थोड़ी हिलानी पड़ती नहीं हो, फिर वो ऐसे करती नहीं चलता है। एक तो कोई बाली पहनता ही नहीं, पहनती है तो एकदम टाइट टाइट, हिला ही नहीं सकते। पहले पहनती थी हमारे जमाने में। बड़ी बात छोटी है ना, अब छोटी बाली का मतलब सेंटर ऑफ मास नियरली पाइवट के पास ही चला गया। क्या मतलब कैसे करके देखते हैं? समझ में आया? जैसे एक रॉड को छत पे से लटका दिया, तो रॉड का पाइवट टॉप पे है, सेंटर मास सेंटर पे है, तो वो r होगा L/2 उस कॉलम में। अरे होगा जैसे क्यूबिकल बॉक्स को, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, सब करेंगे अपन, पर सब यहाँ से जो एक जनरल फॉर्मूला बना के दूंगा ना, तो वैल्यू पुट करो, हर एक कॉलम का ऐसा आ जाएगा। पर अगर इंडिविजुअली न्यूमेरिकल वाइज करने जाते हैं, तो जैसे क्यूबिकल बॉक्स को उसके एक आर्म के क्रॉस लटका दिया यहाँ पर, तो पहले बताओ इक्विलिब्रियम में सब ऐसा दिखता है वो तिरछा, ऐसा ऐसे दिखता है ना वो, सेंटर ऑफ मास को ठीक उसकी लाइन में लाना पड़ता ना यहाँ, सेंटर मास बीच में ना। अब कुछ होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हिलाना,
उसको हिला के छोड़ दिया, फाइंड द टाइम पीरियड, है ना? ये सब अभी टॉर्क एप्लीकेशंस में आपने देखोगे न्यूमेरिकल। तो आइए देखें, अभी इक्विलिब्रियम में है तब तो सेंटर ऑफ मास at equilibrium COM will lie vertically below the pivot point। अरे होगा, अब मैंने इस बॉडी को पकड़ा और ये जो पाइवट कील ठोक रखी है इसके अराउंड इसको थोड़ा सा हिला दी, अरे हिलाते ना, तो अब नई पोजीशन पे ये जो लाइन है अगर ऐसी पकड़ के इधर ले आया तो वो लाइन ऐसी हो गई ना, अरे यहाँ आ गया सी, मैं पूरी बॉडी नहीं बना रहा हूँ, पूरी बॉडी बनाएंगे तो ऐसी नहीं ना, अरे चल भाई। तो अब जब पहले यहाँ था तो mg यहाँ से लग रहा था, तो mg उसी पाइवट के अराउंड था, तो पाइवट से परपेंडिकुलर 0 था, कोई टॉर्क प्रोवाइड नहीं, और जैसे ऐसा हिलाया तो अब mg ऐसा लग रहा है, अब पाइवट के अबाउट में क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा, अब दे रहा, तो ये mg का क्लॉकवाइज टॉर्क उसको वापस लौटा के लाएगा, तो रीस्टोरिंग टॉर्क कितना हुआ, रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड हो रहा है mg से, तो mg मान लो कितने एंगल से डेविएट किया था, तो फिर mg को रिजॉल्व कर दूं ऐसे और ऐसे, तो इधर आएगा mg cos, इधर आएगा तो mg cos का टॉर्क तो 0 हो जाएगा, mg sin का टॉर्क ये वाले डिस्टेंस का हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो mg sin थीटा इनटू परपेंडिकुलर, अरे आर होगा ये, इसी को उठाया ना अपन ने, समझ में आ रहा है? फिर वही कहानी कि पेंडुलम कोई सा भी हो दुनिया का, थीटा तो हमेशा कैसा होना चाहिए, तभी एसएचएम प्रूफ हो पाएगा, नहीं तो नहीं। चलिए अगेन थीटा बहुत छोटू लिया, तो mgr इंटू थीटा, चलो टॉर्क आने के बाद क्या करना चाहिए, अब ये प्रॉब्लम वही लोग कर पाएंगे जिनको उन बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फटाफट निकालते आएगा, जल्दी जल्दी कि अगर एक क्यूबिकल बॉडी को एक आर्म के क्रॉस में लटकाया था तो फटाफट याद आना चाहिए क्या था, जरूरी सोचते बड़े 2/3 m² क्यूबिकल बॉडी का वन आर्म के क्रॉस, सीधे याद आना चाहिए। अगर क्यूबॉइडल बॉडी होती और वो आर्म एल होती तो m इंटू b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बाय 3, जिस आर्म के क्रॉस एक्सिस होती है वो आर्म नहीं आती, नहीं चल भाई, तो सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रटे में होने चाहिए था, उसमें ज्यादा वो नहीं सोचना कि मैं रट क्यों रहा हूं, मैं तो सोच के करूंगा, अरे सोचने का टाइम तुमने दिया था ना, एक महीना पड़ा ना, किया ना वो सोच के, अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे ख्याल से तुम लोगों को एक महीना चलाया होगा, चलता ही एक महीने तक नहीं चल रहा है, पर एक महीने बाद ही जब पहुंचे तो अपना चार्ट तैयार होना चाहिए, अपने स्टडी रूम में चार्ट लगा हुआ होना चाहिए, सारा तैयार कर लिया, दुनिया भर के जितने ऑब्जेक्ट होते सब लिख दिए और वो रोज देखते देखते याद हो जाता है। चलो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपको याद मतलब देखना ही पड़ेगा, आपके न्यूमेरिकल में क्या होगा, कौन सी बॉडी है ये, उस बॉडी के नाम से निकलेगा। कोई बताएगा ईयर रिंग वाली प्रॉब्लम में क्या लोग आई, रोटेशनल एक्सिस पे करना है ना, कौन है रोटेशनल एक्सिस, टेंजेंशियल है ना, अब रिंग में दो टेंजेंट होते हैं, एक परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द रिंग और एक इन द प्लेन ऑफ द रिंग, तो ये हमारी ईयर रिंग कौन सा केस है, ये वाला कि ये वाला, परपेंडिकुलर वाला ना, अरे ऐसे ऐसे करती है क्या वो, कहानी अलाउ करती है क्या, तो यानी ये वाली एक्सिस हुई ना, तो ये इसके पैरेलल हुई 2mr स्क्वायर, mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर 2mr स्क्वायर, तो ऐसे हर प्रॉब्लम में देखने का क्या होगा, तो इससे क्या आ गया
अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू mgr/I इंटू थीटा। तो हो गया प्रूफ अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू थीटा पावर 1। तो इट इज SHM और SHM है। यानी ये SHM तभी हुआ जब थीटा छोटा था और स्मॉल थीटा। और अगर SHM है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बोलो। थीटा पर अल्फा का फॉर्मूला क्या बन गया? I ओवर, अरे चल भाई, ये I कौन सा I है? अरे जैसे अभी रिंग में तुमने जल्दी जल्दी में उसको बोल दिया था यानी एक्सिस करते हैं। नहीं, कौन सी पाइवट? ये I अबाउट पाइवट है, आपके न्यूमेरिकल में पाइवट का नहीं समझ भाई। दिस इज I अबाउट पाइवट, तो I P लिख रहा हूं। पर चूंकि किंतु परंतु हमें सारे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो याद है वो ज्यादातर कौन से याद है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो आओ कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर करते तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते, RP को हटा के क्या लिखते? RP प्लस mr स्क्वायर। R ही है ना दोनों के बीच का डिस्टेंस। और लिखते अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर उसकी गायरेशन k है, रेडियस ऑफ गायरेशन k, तो फिर IC को हटा के क्या लिख देता? mk स्क्वायर। तो m का पैरामीटर भी क्या हो गया? और कैंसल। तो टाइम पीरियड बन गया k अंडर रूट ऑफ, ये गायरेशन कौन सी गायरेशन है? सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के अबाउट। तो kc स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अपॉन, तो बस आपके न्यूमेरिकल में जो भी वो ऑब्जेक्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम, उसका क्या पता करो? सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक्सिस के अबाउट kg क्या है, और पाइवट और सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस के। अरे जो मैं तो इसमें थोड़ी सी और कारीगर, तो ये सब न्यूमेरिकल में तुम करने वाले थे पर अपन जनरल करके उसको छोड़ दे रहे हैं। T square is 4 pi square into kc square plus r square upon, अरे ये होगा यानी 4 pi square by g into kc square by r plus r। अरे ऐसा होगा। For maxima and minima dt by dr क्या करना होगा मुझे? अरे जीरो मानना पड़ेगा। नहीं चल बैक, अरे पल्ले पड़ रही है। किसी भी पेंडुलम का मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या हो सकता है? इंफिनिटी से बड़ा क्या होगा? इंफिनिटी से बड़ा क्या हो सकता है? किसी भी पेंडुलम का मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या हो सकता है? इनफाइनाइट। पर मिनिमम तो कुछ सर्टेन होगा, वो निकालना है। और मेकिंग टी मिनिमम, अरे dt by dr क्या कर दूं? करो इसको डिफरेंशिएट। 2t dt by dr इक्वल टू 4 pi square upon g कांस्टेंट, kc स्क्वायर इज कांस्टेंट, 1 by r का डिफरेंशिएशन माइनस 1 by r स्क्वायर, r का 1, इसको क्या करना है? 0। तो ये कहाँ गया? 0 में। तो kc स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर आ गया, आ रहा है। क्या हुआ? ये 0 करूंगा ये उधर जाके बस हो जाएगा। तो kc स्क्वायर क्या आ गया? यानी पाइवट और सेंटर ऑफ मास के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन के बराबर अगर होगा तब तभी टाइम पीरियड क्या होगा? और वो मिनिमम टाइम पीरियड हमेशा ही क्या होगा? दुनिया के हर न्यूमेरिकल क्या कर दो यहाँ R की जगह, तो यानी क्या बन गया?
2 pi under root 2 kc square upon g kc, एक kc निपट लिया। तो आप किसी भी फिजिकल पेंडुलम का मिनिमम टाइम पीरियड निकालने का क्वेश्चन आए तो वो भी सॉल्व नहीं करना, बस ये 2 pi under root 2 kc upon g, बस तुम्हें उस कॉलम में क्या देखना है, वो बॉडी कौन है, उसका kc कौन है। यानी अल्टीमेटली पूरी कॉलम डिपेंडेंट किस पे हो गई है, टाइम पीरियड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक हमारा स्ट्रॉन्ग। अरे चल में शाम दो चावल पक गए हैं, फिश करी डाल के खा। क्या हो गया, एग्जांपल दे रहा है। हाँ ये भी कंपाउंड पेंडुलम है। अरे अभी तुम चिंता मत करो, चैप्टर भी अपना रूप लेने वाला, अभी अपन बेसिक्स पढ़ रहे हैं, बहुत बेकार क्वेश्चन आने वाले हैं। पर कुछ नहीं है, सब जगह या तो रोटेशनल मैकेनिक्स लग जाएगा या फिर न्यूटन मोशन लग जाएगा और गॉस पावर एनर्जी लग जाएगा। एनर्जी मेथड भी कहा था ना लगाऊंगा। तीन चल गए, जल्दी यार मैं खाने पीने की बातें क्यों कर रहा हूँ, मुझे कुछ दिनों के लिए छोड़ना है, अगले हफ्ते का चैलेंज है। संसार से तुम भागे फिरते हो, भगवान को क्या पाओगे। साहिब साहब ने कहा है, नाम सुना है?